हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नॉन अलाइंड मूवमेंट। लास्ट सेशन में हमने नॉन अलाइंड पॉलिसी है, इसके फैक्टर्स के, बेसिस के, एलिमेंट्स के, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, जिसको हम शॉर्ट में नैम कहते हैं। इसकी क्या रेलेवेंस है इन कंटेम्परेरी टाइम्स। आज के टाइम में क्या नैम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, क्योंकि यही कहा गया था जब कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम टू अलायंसेस थे, यूएसए एंड ईस्ट, वाइल यूएसए साथ हम इन दोनों ब्लॉक्स के मेंबर नहीं बनना चाहते थे, हम नॉन अलाइंड रहना चाहते थे। लेकिन जब 90 में कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या नैम क्या जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो गई, क्या नैम को भी खत्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आज भी जस्टिफिकेशन है कि नैम की इंपॉर्टेंस जितनी पहले थी आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में। फर्स्ट वन इज प्रिजर्व द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। जो नैम है, नैम क्या करता है, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको प्रिजर्व करता है। जे जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके बाद जितने भी कंट्रीज से पहले जितनी भी एशिया अफ्रीका की कंट्रीज डेवलप हुई थी, उन सब ने मिलकर ही नैम को इस्टेब्लिश किया था। तो आज भी ये वही काम कर रहा है, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना। इट डेवलप इनटू मूवमेंट फॉर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल कंट्रीज। स्टार्टिंग में ये मूवमेंट नहीं थी, हम नॉन अलाइंड पॉलिसी कहते थे। नॉन अलाइंड पॉलिसी एक मूवमेंट बन चुकी, क्यों? क्योंकि इसके काम इतने अच्छे थे, क्योंकि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो कंट्रीज क्या कर रही थी, इनकी मेंबरशिप ले रही थी, और इसीलिए ये एक मूवमेंट बन गई जिसमें क्या कहा गया कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आज के टाइम में भी अगर कोई कंट्री किसी को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है तो हम उसके अगेंस्ट करें। आज के टाइम में चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, सॉफ्ट लोन की पॉलिसी अडॉप्ट करता है। वो बहुत सारी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को लोन दे रहा है, उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज को बहुत सारा लोन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। जब वो मनी है वापस नहीं दे पाते तो उनका कोई ना कोई एरिया है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है, इनका हम्बनटोटा एयरपोर्ट है, चाइना ने खुद ले लिया। उन्होंने कहा इस पर 100 ईयर के लिए हमारी ओनरशिप होगी, क्योंकि आप इसका लोन है वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आज के टाइम में भी क्या है, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, इन कंट्रीज की सॉवरेनिटी को आज भी डेवलप कंट्री से खतरा है। इसीलिए उनकी इंटीग्रिटी है, उनकी सॉवरेनिटी है, इसको कौन प्रिजर्व कर रहा है, जो नैम है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है। आज भी नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट्स होते हैं, हर 3 इयर्स के बाद होते हैं, जैसे 2019 में हुआ, अब 22 अक्टूबर में भी होगा। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट आज भी वर्क कर रही है, आज भी न्यू कॉलोनियलिज्म एरा है, कंटिन्यू है। इसीलिए इस न्यू कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट कौन खड़ा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है। इस मूवमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो इनके अगेंस्ट हैं। नंबर 2, सपोर्ट ऑफ यूएनओ, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सपोर्ट कौन करता है, नैम करता है। पहले इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी। जैसे पहले जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लीग को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहती थी। उसके बाद जब 45 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, तो इसमें हम नॉन अलाइंड मेंबर्स हैं, इन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए ये आज भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर रही है। आज के टाइम में जिस सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, इसके 193 मेंबर्स हैं,
और इनमें से 120 मेंबर्स किसके हैं, नैम के मेंबर्स हैं। जो यूएनओ में नॉन अलाइंड पॉलिसीज हैं इनको फेवर करते हैं। तो नैम के जो मेंबर्स हैं दे एक्ट एज इंपॉर्टेंट वोट ब्लॉकिंग ग्रुप अगेंस्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी। मींस अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्री से इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है तो 120 जो मेंबर्स हैं जी क्या कर देते हैं, उसको वोट देकर ब्लॉक कर देते हैं। इनके पास इतनी मेच्योरिटी है, इसीलिए जे इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी है उनको क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट इज concentrate upon the task of internal reconstruction and development। जो भी न्यूली सॉवरेन स्टेट थी उनके प्रॉब्लम्स क्या थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल डेवलपमेंट करनी थी, अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना था। वहां पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको मॉडर्नाइज करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है इसकी डेवलपमेंट करनी थी, एंड जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है इनको प्रॉपर यूटिलाइज करना था। हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज थी तो जी चाहते थे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ ना लड़कर इंटरनली डेवलप करें। एंड आज भी जो जी कंट्रीज है इंटरनली आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जी, आज भी यही चाहते हैं कि जो इंटरनली इकोनॉमीज है बैकवर्ड है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, डेवलप किया जाए। इसीलिए जी ट्रेड को वो प्रमोट करते हैं, प्रमोट ट्रेड बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, जिससे सिर्फ डेवलप कंट्रीज हैं उनकी ही डेवलपमेंट ना हो बल्कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो दे प्रमोट ट्रेड बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स। और इसके लिए अगर हम चाहते हैं इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो तो इसके लिए जरूरी है इकोनॉमिक एड की एंड हेल्प की, टेक्नोलॉजिकल हेल्प की। तो ये फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स है इनको आपस में मिलकर ये सॉर्ट आउट करते हैं ताकि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट सिर्फ एक दो कंट्री की ना हो, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उन सबकी डेवलपमेंट हो। जे आज भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए नैम है बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। जो इसकी 18th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में, उनमें कंट्रीज हैं वो क्या था, फुली कमिटेड थी टू फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं जैसे पॉवर्टी एलिवेशन होना चाहिए कि इस कंट्री में कोई भी भूख से मरना नहीं चाहिए, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ सभी कंट्रीज में होनी चाहिए, जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, जो एनर्जी है एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी सब कंट्रीज में पर पर्सन होनी चाहिए, तो जो डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम है ये खत्म होनी चाहिए। तो इस तरह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये चाहते हैं जो भी नैम के अंडर 120 कंट्रीज आती हैं उनका एजेंडा क्या है 2030 तक हम इन गोल्स को अचीव कर सके। तो ये फुली कमिटेड है एंड इसकी रिगार्डिंग ही पॉलिसीज हैं अपनी अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो ये क्या बन गया, एक लार्ज प्लेटफॉर्म बन गया टू मेक कंसेंसस ऑन ग्लोबल बर्निंग इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड ग्लोबल टेररिज्म। इन सब जो ग्लोबल लेवल पर बर्निंग टॉपिक है इन पर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरह जो नैम है आज भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। नेक्स्ट इज पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो वर्ल्ड लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका ये चाहते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। हर एक कन्फ्लिक्शन है, कन्फ्लिक्शन का सॉल्यूशन क्या है, वो क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ना कि वॉर होनी चाहिए। इसको आपस में मिलकर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो जो नैम है इट प्लेड एन एक्टिव रोल इन द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर है इसकी खत्म करने के लिए
जो नैम है, नैम ने बहुत ज्यादा एक्टिव एंड पॉजिटिव रोल प्ले किया था। तो नैम क्या है बन गई, आज के टाइम में भी जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करती है। तो ये क्या है, आज के टाइम में एक प्लेटफॉर्म है फॉर पुअर अफ्रीकन नेशंस टू हैव हेल्थी नेगोशिएशन विद developed countries without compromise their sovereignty, कि उनकी सॉवरेंटी के साथ बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के क्या कर सके, वो अपनी बार्गेनिंग कर सके, नेगोशिएट कर सके, ताकि वो भी डिवेल्प कर सके। तो आज भी नैम है अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है, तो एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज टू कंसोलिडेट and unity and solidarity of third world countries, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी को कंसोलिडेट करना, उनकी सॉलिडेरिटी है उनको कंसोलिडेट यूनाइट कर सामने लेकर आ रहा है। क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जी यही चाहती थी कि हम आपस में यूनाइट होकर अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करें, ना कि हम जो एक्सटर्नल अग्रेशन है इसकी तरफ अपनी इकोनॉमी के जो स्केर्स रिसोर्सेस है इनको डाइवर्ट कर दे। तो ये क्या है, नैम एक सोर्स है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कोऑपरेशन फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो एशियन अफ्रीका की कंट्रीज है जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, इन कंट्रीज के लिए एक स्ट्रेंथ का, कोऑपरेशन का सोर्स है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे ये अपनी डेवलपमेंट करना चाहती हैं, आपस में पीसफुली कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी को अपनाती हैं एंड कोऑपरेशन कर अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम कर रही हैं। जी कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आपकी कंट्री की कोई भी आइडियोलॉजी हो, हमारी कंट्री की कोई भी आइडियोलॉजी हो, इससे कोई मैटर नहीं है, जस्ट हमको अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के लिए काम करना है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हर एक कंट्री रह सकती है, हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है एंड सभी कंट्रीज कोऑपरेशन के साथ रहेंगी। नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए इन इंटरनल मैटर्स, एक कंट्री के इंटरनल मैटर्स है उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। इस तरह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज सिक्योर इन्वायरमेंट एंड पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट, मींस जी कहते हैं जो इन्वायरमेंट है सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। कोल्ड वॉर का टाइम था, उस पीरियड में कौन सा इन्वायरमेंट था, वहां पर टेंस्ड इन्वायरमेंट था, हर टाइम से फियर डिस्ट्रस्ट था, क्या पता कब वॉर स्टार्ट हो जाए। इसीलिए इस इन्वायरमेंट को खत्म कर अगर सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वो किसकी देन है, वो है नैम की, और आज भी जो सिक्योर इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये कंट्रोल करता है मैड रेस ऑफ आर्मामेंट, तो जो कंट्रीज है आर्मामेंट की रेस में लगे हुए हैं इसको कंट्रोल करने की बात करता है। अगर आज के टाइम में न्यूक्लियर आर्मामेंट्स है इतनी ज्यादा डेवलप हो गई, अगर वॉर स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसीलिए जे वहां पर कंट्रोल करने की बात करते हैं, जे लिमिटेशंस लगाते हैं ऑन द डिस्ट्रक्टिव एंड अनार्किकल टेंडेंसीज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मींस डिसआर्मामेंट की पॉलिसीज को अपनाना चाहिए, जिसमें जो आर्मामेंट है, आर्मामेंट किसी कंट्री के साथ लड़ाई के लिए नहीं है, अपनी स्वयं की प्रोटेक्शन के लिए है। हम ये चाहते हैं कि हमारे कंट्रीज में सभी के पास आर्मामेंट्स होने चाहिए, लेकिन आर्मामेंट्स की रेस मैड रेस नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे कि मैम क्या बात कर रहे हो, आज के टाइम में हम बहुत सारे राइफल्स हैं वो ले रहे हैं, हम बहुत बड़े सबमरीन्स ले रहे हैं, हमने एरोप्लेन्स लिए हैं, हमने अपनी आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग किया है, इवन की जितनी सभी कंट्रीज हैं वो सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये आर्मामेंट रेस नहीं है, ये क्या है, सेल्फ प्रोटेक्शन की रेस है, टेररिज्म को कम्बैट करने की रेस है। इसमें हम ये नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री के साथ हम लड़ाई लड़े। अगर हमारी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान है,
चाइना है। अगर हम आपस में लड़ेंगे, हमको भी पता है अगर ऐसा कुछ भी हो गया पूरे वर्ल्ड है वो इन्वॉल्व होंगे, और ऐसे इन्वॉल्व होने से क्या हो जाएगा, आज के टाइम में जो पहले की लड़ाई थी उससे भी भयानक रिजल्ट निकलेंगे। इसीलिए छोटी मोटी लड़ाइयां हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन हमने फिर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, म्यूचुअल बेनिफिट के अकॉर्डिंग कभी भी ट्रेड बंद नहीं किया है। आप कहते हो कि चाइना के साथ हमने ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए, अगर आप मनी टर्म्स में देखो तो हमारा इंपोर्ट है चाइना के साथ वो इंक्रीज हुआ है। इस टर्म में हर एक क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है। जो 21, 22 का क्वार्टर है इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या बन गया कि अगर हम आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी म्यूचुअल कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी नीड्स है, डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल है, या नेसेसरी गुड्स है, आज भी हम उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी चाहते हैं, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आर्मामेंट को रखा हुआ है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये चाहते हैं जो ह्यूमन डिग्निटी है वो बरकरार रहनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स है इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो जो NAM है इट कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। मीन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इसका 2/3 NAM कंट्रीज के अंडर आता है। तो इन ह्यूमन की ह्यूमन राइट्स को NAM प्रोटेक्ट कर रहा है। जो अपार्थाइड है इसके भी अंगेंस्ट है, जो रेसिज्म है इसके अंगेंस्ट है। तो ये ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट की बात करता है। ये कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए ऑफ ऑल कंट्रीज, एंड इसीलिए ये इनइक्वालिटी के, इनजस्टिस के भी अंगेंस्ट है। एंड लास्ट वन इज रोल इन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो न्यू है इसमें भी NAM बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जे NAM की ही देन है। इसमें क्या किया गया है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है इसको फेयर, जस्ट, इक्विटेबल बनाने की कोशिश की गई है। इसमें NAM कंट्रीज है वो ही इन्वॉल्व है। वो चाहती हैं डेवलप कंट्रीज की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री हैं उनके साथ भी फेयर कंडीशंस होनी चाहिए, फेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड होनी चाहिए। तो फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ट्रीटीज होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, जिससे सभी कंट्रीज की डेवलपमेंट हो सके। तो विद दिस हमारे जो रेलेवेंस है NAM की वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ नेम। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।